हेडिंग दीजिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between 2 point charges, between 2 point electric charges, between 2 point electric charges is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the product of the charges, directly proportional to the product of charges, comma, inversely proportional to the, comma, inversely proportional to the square of the distance, square of the distance, SQUARE। कोई भी अगर लैंग्वेज या इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो बता देना। स्क्वायर, स्क्वायर of the distance between them and acts, and act, ACTS, acts along the, and acts along the straight line, acts along the straight line joining the two charges, joining the two charges, joining the two charges। हिंदी में लिखिए बच्चों, हिंदी में लिखिए, दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य, दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य, दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य, दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का परिमाण, 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 परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, कूलम्ब्स लॉ अप्लाइज, कूलम्ब्स लॉ अप्लाइज, कूलम्ब्स लॉ अप्लाइज टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ओनली, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ओनली, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ओनली। कूलम्ब्स लॉ अप्लाइज टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ओनली। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, कूलम्ब का नियम केवल स्थिर विद्युत आवेशों के लिए ही मान्य है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, कूलम्ब का नियम केवल स्थिर विद्युत आवेशों के लिए ही मान्य है। कूलम्ब का नियम केवल स्थिर विद्युत आवेशों के लिए ही मान्य है। आगे लिखिए बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन depends on the nature of medium, depends on the nature of medium, depends on the nature of medium between the charges, between the charges, between the charges। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य, दो स्थिर, अमन तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? लिखो लिखो,
तो स्थिर एवं विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। स्ट्रेट लाइन नेचर। यह सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए फोर्स ऑफ, देखिए इफ 2 पॉइंट चार्जेस, देखिए इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance small r, let full stop, let capital F be the electrostatic force, capital F be the electrostatic force between these charges, between these charges between these two charges अब देखिए, अब सारे बच्चे ये लिख लीजिए, ये Q1 वो चार्जेज हैं, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेज की वजह से, इधर देखिए एक बार बच्चों, समझ लीजिए कि इन दोनों चार्जेज की वजह से, ठीक है, ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी या तो इस साइड आएगी और या इस साइड आएगी, ठीक है। इसको 1 नंबर चार्ज बोल सकते हो, इसको 2 नंबर चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। वेक्टर लो इसका बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। मैंने यही बोला है कि दो चार्जेज हैं, उनके बीच की दूरी अगर r है, ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो दो चार्जेज के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, मल्टीपल के बराबर होता है। तो पहला इक्वेशन ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, यहां पर लिखना, फिर देखो पहली लाइन ये लिखोगे, दूसरी लाइन ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर लिखोगे बच्चों इन वेक्टर फॉर्म, आप इन क्या लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, सदिश रूप में। हिंदी में क्या लिखोगे, सदिश रूप में, हिंदी में लिखोगे सदिश रूप में, ये लिखोगे आप, ठीक है। फिर बाद में ये लिखोगे कि k का वैल्यू यहां पर 1/4πε0 है, ठीक है। फिर लिखोगे ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। फिर कुछ नहीं लिखोगे, इतना लिखिए, आगे मैं अपने आप करवा दूंगा। यहां तक आइए बच्चों, बस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले लिखिए। देखिए आगे लिखिए बच्चों, k इक्वल टू 1/4πε0 and 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, ये लिखिए बच्चों, k इक्वल टू 1/4πε0 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सी स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, सी स्क्वायर लिख दीजिए। लिखिए
एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख दीजिए। के को अपन क्या बोलते हैं, के लिखिए कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हिंदी में लिख सकते हो कूलाम नियतांक और स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। हिंदी में लिख सकते हो कूलाम स्थिरांक या स्थिर विद्युतिकी नियतांक, स्थिर विद्युतिकी नियतांक। कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग दीजिए कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये चार्ज Q1 है, अपना हेडिंग है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, अपना हेडिंग तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखिए वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये Q1 है, इसको मैं 2 चार्ज बोल देता हूं, इसको मैं 1 चार्ज बोल देता हूं, ठीक है। ये आपको बताइए न्यूटन थर्ड लॉ का करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स का फॉलो करेगा ये, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हर जगह वैलिड होता है, आपको पता है इस बात का, ठीक है। तो अगर इनकी बीच की दूरी में r मान लेता हूं, ठीक है, वेक्टर लो ध्यान से देखना इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बोल देता हूं F12 बोल देता हूं, 12 का मतलब क्या होता है, 2 द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स होता है, फोर्स, फोर्स exerted by 2 on 1, हिंदी में लिख सकते हो चार्ज नंबर 2 द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स, चार्ज 2 द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स होता है, चार्ज आवेश 2 द्वारा 1 पर लगाया गया बल होता है, लगाया गया बल होता है। देखिए F21, F21 फोर्स exerted by 1 on 2, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो चार्ज 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल होता है, चार्ज 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल होता है। अगर इसको समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लगाया गया बल, ठीक है। समझ गए मेरी बात को यहां तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखिए ध्यान से यहां पर, हाँ अब देखिए यहां पर दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अब मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना,
मैं F12 लिखता हूं, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं बच्चों, F12 वेक्टर इक्वल टू, देखिए ध्यान से एक बार देख लो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना। ये तो ठीक है, K होता ही है, Q1 होता है, 2 होता है, और अपॉन ये R12 लिख दीजिए, इनकी बीच की दूरी। अब देखो बच्चों 1 द्वारा, देखिए इधर देखिए 1 द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स की डायरेक्शन किस साइड आएगी, इसी साइड आएगी ना। तो अगर मैं इसको R12 लिख देता हूं, ये डायरेक्शन मेरी R12 केप है, इस साइड वाली, ठीक है। ये बीच की दूरी इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, R12 हो जाएगी, बीच की दूरी R12 हो जाएगी, और ये डायरेक्शन जो आएगी ना, ठीक क्या हो जाएगी, R12 कैप हो जाएगी, ठीक है। इधर बोल रहा हूं ये, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, और देखो बच्चों यहाँ पर ये स्क्वायर भी होता है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, R12 को मैं R21 लिखूं या R21 को मैं R12 लिखूं, एक ही बात होती है, ठीक है। इधर देखना, तो R12 स्क्वायर हो गया, लेकिन डायरेक्शन मैटर करेगी, तो R12 कैप लिख दिया मैंने, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, R12, लेकिन R12 कैप की डायरेक्शन इस साइड है, R12 कैप की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, इधर साइड है, इतना ध्यान रखना। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 बोल दिया है, ठीक है। अब मैं करता हूं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा R21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों R21 के, मैं इस केस के अंदर 2 द्वारा 1 पर लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे कह देता हूं कि ये मेरी जो डायरेक्शन है, ये R21 कैप है, ये मेरी डायरेक्शन क्या है, R21 कैप है? समझ गए मेरी बात को। तो मैंने लिख दिया R21 कैप है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो R12 कैप और R21 दोनों ऐसी डायरेक्शन के अंदर हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में। तो मैं इसको मतलब ऐसा भी कह सकता हूं कि R12 और इक्वल टू माइनस R21 है, ठीक है। R12 कैप सॉरी कैप इक्वल टू R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों इक्वेशन चाहे 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे 21 के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, किसी के अंदर भी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैंने F12 के अंदर कर देता हूं, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह देखो R12 की जगह मैं माइनस R21 रखूंगा, ठीक है। R12 की जगह अगर R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूं R21 स्क्वायर ही लिख देता हूं, क्यों, तो ये तो मोड का स्क्वायर होता है वैसे भी, ठीक है। और R कैप की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस R21 कैप लिख सकता हूं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर, अब देखो यहां पर ये वैल्यू, ये ये इक्वेशन 2 वाली वैल्यू है पूरी की पूरी, ये वैल्यू कौन सी है, इक्वेशन 2 वाली वैल्यू है। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि F12 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ठीक है, विच इज न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को। आप कोई जरूरी नहीं है कि R12 कैप या R21 कैप लो, आर कैप भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल आर कैप भी ले लीजिए चाहे, ठीक है, और चाहे कुछ भी ले लीजिए। समझ गए मेरी बात को, रिप्रेजेंट करने के तरीके आपको आना चाहिए, ठीक है। और बाद में फिर पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे या नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, वो मैं बाद में सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। समझ गए, ये इसकी क्या होती है बच्चों, वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्म है, सबके लिए ही है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, गुलाम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, गुलाम नियम का स्थिति सदिश रूप, गुलाम नियम का स्थिति सदिश रूप, गुलाम नियम का स्थिति सदिश रूप, स्थिति सदिश रूप, गुलाम नियम का स्थिति सदिश रूप, इंग्लिश में लिख सकते हो बच्चों, गुलाम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, गुलाम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म ऑफ
पोजीशन वेक्टर, कूलाम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये बच्चों ये एक ऐसी चीज होती है, इसके अंदर देखो कभी आपको ये नहीं पता होगा कि जो फील्ड होता है, दो चार्जेस के बीच का जो फील्ड होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ओरिजिन अलग होता है, ओरिजिन है ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एनीवन Q1 मान लीजिए और Q2 मान लीजिए, ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है। ठीक है, आप ये ध्यान से देखिए एक बार, ये Q1 है और ये Q2 है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु है ये। ठीक है, देखिए इस मूल बिंदु से इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया R1 वेक्टर है। मैंने क्या मान लिया? R1 वेक्टर है। ठीक है, ये मैंने मान लिया बच्चों कि R2 वेक्टर है। ठीक है, और ये मैंने ऐसे कह दिया कि 2 द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स है, दैट इज R12 कैप है। R12 वेक्टर लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब आपको पता ही है, वेक्टर लो लगा दीजिए यहां पर, दैट इज R2 वेक्टर और प्लस R12 वेक्टर और इक्वल टू R वेक्टर लिख सकता हूं, दैट इज R12 वेक्टर इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दो चार्जेस के जो बीच का जो दो चार्जेस है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स अपने को पता ही है, F इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं KQ1 Q2 अपॉन ये R12 का स्क्वायर और R12 कैप लिखूंगा मैं, प्लस माइनस लिख सकते हो आप, वो इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो R12 कैप लिख सकता हूं। तो बच्चों में इसको ऐसा लिख सकता हूं, F वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12 का वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड स्क्वायर, और इसको कैप को आपको आपको पता ही होगा, ये R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है। ठीक है, लिखिए बच्चों, समझ में आ गया सबको? नहीं आया? देखो बच्चों, ये ओरिजिन है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, पता नहीं छोटी उम्र है समझ में आए या ना आए, दोबारा बताता हूं। देखिए ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है? चार्ज ऐसे ही नॉर्मली समझ लेना। एक बात को इधर देखो बच्चों, सुनिए, रोमित यादव जी इधर देखिए आप, ठीक है, आप इधर देख सकते हो, ठीक है, बोर्ड पे देखिए, ये बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप है ना ये बात ध्यान रख लेना पूरी होल लाइफ के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ओरिजिन अलग होता है बच्चों। ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है। ये क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ओरिजिन। समझ गए मेरी बात को? कभी भी एक ध्यान रखना कि इस दूरी को आरडेस कहा जाता है। वैसे इन फ्यूचर कभी आप पढ़ोगे तो इसको आरडेस कहा जाता है, हमेशा ही कहा जाता है इसको। ये बच्चों आर कहा जाता है, ये आर होता है, ये स्मॉल आर होता है। ठीक है, जब आप इस पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का जब इंटीग्रेट करते हो या रिजल्टेंट निकालते हो, जब लास्ट में जो निकल के आता है, ठीक है, जो फोर्स निकल के आता है, वो ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बीच की दूरी के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो क्या करता है? इन दोनों की बीच की दूरी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये बात यही समझा रहा है बच्चों। ठीक है, ये यही बात कह रहा है कि जब ये फोर्स, जब लास्ट रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा ना, ठीक है, वो R1 और R2 के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज लास्ट में जो इंटीग्रेट होके जो फोर्स निकल के आता है ना, लास्ट ही लास्ट में, ठीक है, इंटीग्रेट होके जब निकल के आता है ना, वो जो फोर्स होता है वो ओरिजिन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की दूरी कितनी है, ठीक है, सॉरी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की
ओरिजिन से दूरी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं इसको कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ओरिजिन से दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, इस दूरी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, तो जब इसको ऐसा लिखा जाता है ना, आगे अपन लिखेंगे इस टाइप को, ये लास्ट ही लास्ट में इस आर के ऊपर डिपेंड करेगा। लास्ट लेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर के ऊपर डिपेंड करेगा ये, जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो। समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो, कभी आपने ये देखा है क्या? E is a function of R equal to K और rho is a function of R dash d tau dash upon small r। ऐसा कुछ पढ़ा है? ऐसा कभी पढ़ा है? कोई बात नहीं है। देखो इसका मीनिंग बता देता हूं, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग यही है बच्चों, देखो ये जो रो इज ए फंक्शन ऑफ आर डेस, ये आपको बताइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ओनली नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो ये देखो यहां पर, ये मैंने फंक्शन किसका है? ये फंक्शन किसका है? ये आर डेस का है। इसका मतलब चार्ज जो डेंसिटी होती है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ओरिजिन से लेकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बात समझ में आई? समझ में आई क्या? ठीक है। दूसरी बात अब देखो, अभी ये इंटीग्रेशन हो रखा है, अभी ये क्या हो रखा है? इंटीग्रेशन हो रखा है। अब देखो नीचे मैंने स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, ठीक है। और इस स्मॉल आर और इस रो इज ए फंक्शन ऑफ आर डेस का जब ये इंटीग्रेट होके आएगा ना, तो जब लास्ट रिजल्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब ये इस आर के ऊपर डिपेंड करेगा, इस आर के ऊपर, दैट इज ओरिजिन से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ओरिजिन अलग होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग होता है। तीन चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए ये बात, इस हेडिंग का मीनिंग यही है, कूलाम नियम का स्थिति सदिश रूप लिखिए। नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको बताया अपन ने, तो कूलाम से तो पहले कर चुके हैं, ठीक है, फिर इसको लिखने की क्या जरूरत है। इसका फिजिकल मीनिंग यही है कि ओरिजिन अलग होता है बच्चों, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग होता है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। तीन चीजें अलग अलग होती हैं। जब वो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जब लास्ट रिजल्ट जो आएगा, वो हमेशा ओरिजिन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बीच की दूरी के ऊपर ही क्या करेगा? डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस मेरे कहने का मतलब यही था। बताओ समझे कि नहीं समझे? दोबारा बोल देता हूं बच्चों, ओरिजिन अलग होता है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग होता है, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी जहां पर भी कैलकुलेट करोगे, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, ठीक है। और ये हर जगह लागू होगा, इतना और ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। हर जगह कहां कहां? मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर भी लागू होगा ये। वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या आ जाएगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या आ जाएगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या बोलोगे? कोई पूछे आपसे कि इसका मीनिंग क्या है, तो तुम ऐसे बोलना कि सर, ओरिजिन अलग होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग होता है। जब ये कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो ओनली ऑन डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। बराबर? समझ में आया? ठीक है, इसका मीनिंग है। होच मत होना, दुखी मत होना, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिंपल सी बात बोली है मैंने, ठीक है। अब सपोज करो किसी के कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये तो आ गया समझ में, ठीक है। अब दोबारा ये समझा देता हूं बच्चों, ठीक है, दूसरा मार्कर लेके समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, यहां पर मेरा ओरिजिन है, बराबर, यहां पर मेरा ओरिजिन है, इसको समझना। ये मेरा Q1 पॉइंट है, Q1 चार्ज है, जिसकी ओरिजिन से दूरी R1 वेक्टर है, जिसकी ओरिजिन से दूरी R1 वेक्टर है। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है, जहां Q2 की इससे ओरिजिन से दूरी R2 वेक्टर है, ठीक है। मैंने क्या कहा? चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, बात एक ही होती है, ठीक है। मैंने कहा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, तो मैंने इसको R12 वेक्टर बोल दिया, इस बीच की दूरी को R12 वेक्टर बोल दिया, एनीवन से कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो
R12 वेक्टर बोल दिया, R12। अब R12 वेक्टर है क्या एक्चुअली में? ठीक है, जब अपन ने कूलाम्स लॉ किया था तब आपने देखा था कि F वेक्टर का डेफिनेशन ये होता है। शुरुआत में अपन ने कहा था जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो उन्हीं दोनों की बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली ओनली उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने भी यही लिखा है बच्चों, के क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना है, R12 स्क्वायर R12 के भी लिखा है मैंने। अब ये कह रहा है कि जो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है वो क्या आप ओरिजिन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बीच की दूरी के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? ठीक है, तो अपना जवाब होता है हाँ, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर R12 का वैल्यू पुट किया है मैंने। ठीक है, दैट इज मैंने वेक्टर लॉ लगाया है। ठीक है, जिन दो के एरो एक तरफ होते हैं उनको एक तरफ लिख लो, इसका एरो एक तरफ लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू R1 वेक्टर। ठीक है, दैट इज R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका वैल्यू मैंने यहां लिख दिया। समझ में आ गया? अब एक बात और बता देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए दोबारा कर देता हूं। ठीक है, दोबारा कर देता हूं, लिखने का मौका दूंगा मैं आपको। मैं ऐसे कह देता हूं बच्चों, ये Q1 चार्ज है, ये मेरा क्या है, Q2 चार्ज है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, अब की बार मैं ये बोल देता हूं कि Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है। अब की बार मैंने ये बोल दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, R21 वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, R21 वेक्टर बोलते हैं। ये बच्चों ओरिजिन से R1 वेक्टर है, ये कितना है बच्चों, R2 वेक्टर है। ठीक है, तो अब की बार क्या करोगे, अब की एरो एक तरफ है, दैट इज R1 वेक्टर और प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर, दैट इज R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, R1 वेक्टर हो जाएगा। ऐसे लिख दो। अब अपन ने कूलाम्स लॉ के अंदर ये कहा था कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन दोनों चार्जेस की बीच की दूरी क्या है उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। दैट इज अपन मैं ऐसा लिख सकता हूं, R21 का स्क्वायर लिख दूं, R21 का स्क्वायर लिख दूं और दैट इज R21 कैप भी लिख दूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन भी हटा दूं। ठीक है, और इसके ऊपर वेक्टर भी लगा दूं, ये कर सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों आप इसको ऐसा लिख दीजिए, दैट इज के Q1 Q2 और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और का मोड क्यूब लगा दीजिए और दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर कैप इक्वल टू कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन आर होता है, इसलिए तो इस फॉर्म में लिख दीजिए चाहे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर है। कहने का मतलब यही है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, ओरिजिन पॉइंट अलग होता है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग होता है। समझ में आ गए, इस बात का मीनिंग यही है। ठीक है, इसलिए ये जो अपन ने हेडिंग जो दी है का मीनिंग ये है कि कूलाम नियम का स्थिति सदिश रूप क्या होता है, पोजीशन के ऊपर ये किस तरीके से डिपेंड करता है, स्थिति के ऊपर ये किस तरीके से डिपेंड कर सकता है। पहले जब अपन ने कूलाम स्लो किया था उसके अंदर कहीं नहीं ये कहा था, अपन ने उस टाइम कहा था ये सिर्फ दो चार्जेस की बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये पूछना चाह रहा है क्या ओरिजिन भी मैटर करता है क्या, क्या मूल बिंदु भी मैटर करता है क्या, तो अपना जवाब है हाँ मैटर करता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये इसका स्थिति सदिश रूप है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लिख लीजिए, दोनों बना लीजिए। ठीक है, ये दोनों बना लो, पहले ये बना लो, पहले ये बना लो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वो बना लेना। देखो इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म लिख लेना और ये इसका सेकंड फॉर्म लिख लेना। ये इसका सेकंड फॉर्म लिख लेना बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों ये अपन ने
देखिए सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा आज कूलाम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो आप सीधी सीधी बात बोल देना कि दो चार्जेज हैं, उनके उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है और बीच की दूरी की रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस आप तो इतनी बोल देना, ठीक है। बस फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन प्लस माइनस जाएगा। K का वैल्यू इसको कूलाम कांस्टेंट बोला जाता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको डायमेंशन तो मैं निकालना सिखा दूंगा वैसे, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी आगे देखिए, ये फिर अपन ने इसको कहा था कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लो। कूलाम लो का वेक्टर फॉर्म लिखिए। तो अपन ने लिखा कि Q1 और Q2 दो फ्री हैं, तो इस तरीके से क्या करेगा, ये न्यूटन लॉ का फॉलो करेगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑलवेज वैलिड, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो आपको पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि आप क्या न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड करवा दोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से करवा देना, कोई भी डिस्टेंस लेना, R12 या R21 लेना कोई जरूरी नहीं है, आपकी जो मर्जी है वो लेना, ठीक है। बस आपका जिस डायरेक्शन में आपका लगाया है, ठीक है, और इधर साइड जो डायरेक्शन के अंदर आपने फोर्स लगाया उन दोनों की डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है। तो ऐसे होती हैं तो दोनों एक दूसरे के माइनस साइन के बराबर होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने F12 इक्वल टू माइनस F21 करवाया। फिर मैंने कहा आपको कूलाम नियम का स्थिति सदिश रूप लिखिए। स्थिति सदिश रूप का मतलब ये होता है, क्या कूलाम का जो नियम होता है क्या पोजीशन ओरिजिन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, ठीक है। तो तुम्हें बताना, हाँ डिपेंड करता है। बोले कैसे करता है, बोले ऐसे करता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर रहेगा, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इसका एक फॉर्म इसका ये है और इसका दूसरा फॉर्म इसका ये है बच्चों, समझ में आया इतनी बात, ठीक है। ये अपना क्या था, कूलाम्स लॉ था, ठीक है। अभी अपने को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, कूलाम नियम अध्यारोपण के सिद्धांत का भी फॉलो करता है, सुपरपोजिशन लॉ का भी फॉलो करता है, ठीक है। एक चार्जेस की वजह से किसी चार्ज के ऊपर फोर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के, ठीक है, सम के बराबर होता है, दैट इज वो सुपरपोजिशन लॉ का फॉलो करता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। नोट देके लिखिए, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, नोट देके लिखिए बच्चों। देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कह दो चाहे, ठीक है, या एमएलटी फॉर्म कह दो चाहे आप, एमएलटी फॉर्म कह दो चाहे आप, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, आता ही होगा, ठीक है। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे तो हो जाएगा न्यूटन इंटू सॉरी एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 और अपॉन F इंटू R स्क्वायर, ठीक है। दैट इज कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एसआई सिस्टम या एमकेएस में है, ठीक है, एमकेएस में लिख दूं। अब देखो आपको पता है बच्चों, इतनी सी बात याद रख लेना, एफ इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है, ठीक है। दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इधर देखो बच्चों, लिखो मत, इधर देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो केजी मास है, तो M1 लिख दूं, L और T-2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये आ गया, इसका F का फॉर्म आ गया M1 L1 T-2 आ जाएगा। ये सही है यहाँ तक, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना यहाँ तक, F बराबर ma, केजी मीटर, इसी को ही न्यूटन बोला जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, I इक्वल टू कितना होता है बच्चों, Q अपॉन T हो जाएगा, ठीक है। तो Q कूलाम होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा,
एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा, दैट इज A1 और T-1, सॉरी T1 हो जाएगा, A1 एंड T1 हो जाएगा। ये हो ही गया। अब आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हो Q की जगह, तो ये हो जाएगा A2 और T2, पहली बात, ठीक है। न्यूटन को आप लिख सकते हो M1 L1 T-2, और आप मीटर को लिख सकते हो L2, ऐसे लिखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ये L2 है तो M-1 L-3 M-3 और T0 सॉरी T4 और ये आ जाएगा A2, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी। और बाकी गुलाम की भी आ गई, न्यूटन की भी आ गई, मीटर की भी आ गई, इस तरीके से ये MLT फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आया समझ में? आया क्या? ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन 2 की सॉरी एप्सिलॉन नॉट की MLT फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। लीजिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हेडिंग दीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हिंदी में लिखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, एनीवन, इस तरीके से एनीवन को ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, और ये मैं ओरिजिन ले लेता हूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो जाएगा, अभी अपन ने किया ही था। और इस पूरे का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं कोई चार्ज मान लेता हूं, कैपिटल Q मान लेता हूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट करने के लिए क्या चार्जेस, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इनको कौन से चार्जेस बोला जाता है बच्चों? सोर्स चार्जेस। इनको क्या बोला जाता है? सोर्स चार्जेस बोला जाता है। सोर्स चार्जेस, इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। तो एफ वेक्टर जो आएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? के कैपिटल Q और स्मॉल Q1 अपॉन कितना हो जाएगा? जैसे सपोज करो मैं ऐसे बोल देता हूं, ये दूरी R1 स्क्वायर है, एनीवन, ये R1 की दूरी R1 है और इस R2 की दूरी स्मॉल R2 है, इस तरीके से लिख दूं, ठीक है। तो ये सुपरपोजिशन लॉ का फॉलो करेगा ये, ठीक है, दैट इज R1 कैप, ठीक है, प्लस के कैपिटल Q2 और अपॉन कितना हो जाएगा? R2 स्क्वायर और R2 कैप हो जाएगा, प्लस के कैपिटल Q3 अपॉन R3 स्क्वायर और R3 कैप हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा, दैट इज एफ वेक्टर इक्वल टू के कैपिटल Q को बाहर ले लीजिए और इसके समेशन लगा दीजिए, I इक्वल टू स्मॉल 1 टू n, और ये हो जाएगा बच्चों RI कैप अपॉन RI स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और QI हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, Q बाहर ले लीजिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n, I इक्वल टू 1 टू n के QI और RI कैप और अपॉन RI स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसी को ही लिखा जाता है एफ वेक्टर इक्वल टू QE लिखा जाता है, इसी को ही लिखा जाता है QE वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n के QI
और आर आई कैप और आर आई स्क्वायर। ये समझ गए मेरी बात को? इसी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। समझ गए? नहीं समझ में? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? देखो बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे चार्जेज का एक सिस्टम ले लिया अपन ने, जिसको अपन सोर्स चार्जेज, सोर्स का मतलब ये होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिम्मेदार चार्जेज हैं, दैट इज सोर्स ऑफ चार्जेज हैं ये। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया। अब इस Q1 की दूरी R1 मान लीजिए, और इस Q2 की दूरी मैं कितनी मान लेता हूं, ये यहां से दूरी R2 मान लीजिए, और इस Q3 की दूरी कितनी मान लेता हूं मैं, R3 मान लीजिए, इस Q4 की R4 मान लो, इसकी R5 मान लो। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा या इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो सारे चार्जेस के सम के बराबर होगा। सारे चार्जेस के क्या होगा, सम के बराबर होगा। इसी को ही सुपरपोजिशन लॉ बोला जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स सुपरपोजिशन लॉ का फॉलो करता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो सुपरपोजिशन लॉ का फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन लॉ का फॉलो करता है। तो सब चार्जेस के सम के बराबर आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि एक चार्ज की वजह से तो आएगा बाकी तीन चार्जेस की वजह से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सब चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सुपरपोजिशन लॉ बोला जाता है। तो मैंने Q1 चार्ज की वजह से लिखा, मैंने Q2 चार्ज की वजह से लिखा, मैंने Q3 चार्ज की वजह से लिखा, और सबका मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। ये टेस्ट चार्ज किसी एक पर्टिकुलर चार्ज, कोई भी एनिमल, उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कि सबका सम है, तो टेस्ट इस तरीके से हो गया। ठीक है, Q को मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, और बाकी ये बचा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होगा, दैट इज F इक्वल टू Q E वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो बोला जाता है। ठीक है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको अपन यूनिट कह देंगे थोड़ी देर बाद में, या किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला, ठीक है, जो फोर्स होगा उसी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आया, तो इसको सुपरपोजिशन लॉ बोलते हैं। तो पहले तो आपने हेडिंग डी होगी। ठीक है, तो अगर हेडिंग डी है आपने, ठीक है, तो हेडिंग तो अपना ये है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब लैंग्वेज फॉर्म में लिख लीजिए इसको पहले। ठीक है, लिखिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखिए। व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस, when number of charges are are interacting comma the total force on a given charge, comma the total force on a given charge, then total force on a given charge is vector sum, is vector sum of the forces, of the forces, vector sum of the forces exerted on it, exerted on it, exerted on it exerted on it by all other charges, by all other charges. हिंदी में लिखिए बच्चों, हिंदी में लिखिए। जब, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिए पूरा का पूरा, इतनी देर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, जब कई आवेशों के बीच में, जब कई आवेशों के बीच में जब कई आवेशों के बीच में
स्थिर विद्युत की अनन्य क्रिया होती है तो स्थिर विद्युत की ऐसे लिख सकते हो, स्थिर विद्युत की अनन्य क्रिया होती है तो दिए गए आवेश पर लगने वाला दिए गए आवेश पर दिए गए आवेश पर लगने वाला दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल स्थिर विद्युत की बल कुल स्थिर विद्युत की बल कोमा अन्य आवेशों के द्वारा अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, सदिश योग के तुल्य होता है, सदिश योग के तुल्य होता है। तो बच्चों आप भी यही लिख लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए।